मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से समझो। सपोज करो कि ऊपर वाला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, नीचे वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2। तो एक बात तो पक्की है कि n2 विल बी ग्रेटर देन n1, क्योंकि नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम रेयर है। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है, तो v1 विल बी मोर देन v2। एक तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको, यहां पे अपनी कॉपी में साइड में इस चीज को लिख लो। एक बार लिख लो इसको। अभी हम बात कर रहे हैं रेयरर से डेंसर मीडियम की। लाइट कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है। मान लो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और मैंने आपको बोल रखा है कि n2 जो है वो n1 से बड़ा है। तो याद रखना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होती है, या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो देखो n1 कम है तो v1 ज्यादा है। अब तुम ध्यान से देखना, मान लो कि ये आपके पास कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है। मान लो कि ये कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और ये इस तरीके से यहां पे इंसिडेंट हुआ, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे आप एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट मतलब जो इस तरीके से होता है, ये होता है प्लेन वेव फ्रंट, है ना? तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट आया और जो यहां पे इंसिडेंट हुआ। अब तुम ध्यान से देखो, इस वेव फ्रंट का जो ए वाला पार्ट है वो तो अभी रिफ्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेपरेशन तक पहुंच चुका है। लेकिन बी वाला पार्ट अभी भी यहां पे, तो वो तो पहले यहां पे आएगा फिर रिफ्रैक्ट होगा। तो देखो, मान लो कि बी को यहां तक आने में टी टाइम लगा, बी को यहां तक आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v1, तो यहां से यहां आने में टाइम लगा t, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1t, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस होगा v इंटू टी। और मान लो b को यहां से यहां आने में टाइम लगा t, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी। लेकिन इतने ही टाइम में आपका जो ए वाला पॉइंट था वो आगे भी तो आएगा, लेकिन ए वाला पॉइंट कम चलेगा। क्यों कम चलेगा, क्योंकि नीचे वाले मीडियम में जो वेलोसिटी है वो कम है, v2 v1 से कम है। नीचे वाला डेंसर मीडियम है, तो ये वाला पार्टिकल कम चलेगा, ऊपर वाला पार्टिकल ज्यादा चलेगा, लेकिन आएंगे साथ साथ तो जाएंगे भी साथ साथ। तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये वाली जो है ये आपकी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो अब यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये वाला आपका एंगल हो जाएगा आर। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल आई है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा आपका आई। उसी तरीके से ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये वापस कितना हो जाएगा आर। तो तुम ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे साइन आई निकालो, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, v1t, क्योंकि आई के सामने v1t, और हाइपो कितना हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा ए बी, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हाइपो होता है, ये भी 90 है। उसी तरीके से चेक करो कि साइन आर कितना होगा। साइन आर परपेंडिकुलर कितना है, v2t, तो v2t। और ध्यान से देखो यहाँ पे हाइपो कितना है, हाइपो कितना है आपका ए बी, ये ए बी डैश है, सॉरी ए बी डैश। और मान लो ये पॉइंट है आपका ए डैश। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करो आप, साइन आई और साइन आर को चेक करो। आपका ए बी डैश गया, तो ये आ जाएगा v1 अपॉन v2। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था कि n1 v1 किसके बराबर होता है, n2 v2 के बराबर होता है। तो v1 अपॉन v2 को अपन क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ये आ गया आपका स्नेल्स लॉ, लिख लो अपनी कॉपी में। तो हम लोगों ने वेव फ्रंट की मदद से, मान लो कि लाइट सही में वेव है, तो हमने वेव ऑप्टिक्स की मदद से भी स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। अभी हमने किसकी बात करी, रेयरर से डेंसर मीडियम की बात करी। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो उसमें। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
सर एक और बार समझा दो। वापस 1 मिनट रुक जाना है ना, एक बार लिखने दो सबको, फिर मैं वापस समझा देता हूँ। हाँ मैं पूरा वापस कर दूंगा कामाक्षी, एक बार लिख लो इसको। वो क्या होता है, या तो लिख लो या फिर तुम एक काम करना, बाद में ही लिखना रिकॉर्डिंग देख के, या फिर बाद में कॉपी करना। तो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, ठीक है? सब वापस देखना, सब वापस समझना। देखो मान लो कि ये, एक सेकंड, मान लो कि ये आपका सेपरेशन है। मान लो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, नीचे वाले का n2, और मैंने बोल रखा है कि n2 ग्रेटर देन n1 होगा, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2, क्योंकि मैंने बोला कि रेयर से डेंसर है, तो मतलब नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला रेयर है। रेयर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो मान लो कि अपने पास कोई प्लेन वेव फ्रंट है, मान लो ये अपने पास कोई एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये वाली, और मान लो ये इस तरीके से यहां पे पहुंची, ठीक है? लेकिन तुम ध्यान से देखो, जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगी तो इसका ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट तो पहले ही पहुंच गया, लेकिन बी वाला पार्ट अभी भी यहां है। तो क्या होगा, जब तक ये बी वाला पार्ट यहां पहुंचेगा इस जगह, तब तक आपका ए वाला पार्ट तो पहले से ही दूसरे मीडियम में चला गया है ना। तो मान लो ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी v1 है, नीचे वाले में v2 है, तो b से b डैश कितना हो जाएगा, v1t, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस v इंटू टी। और मान लो इतने ही टाइम में आपका जो a वाला पार्ट है वो इतना चला, कितना, v2t। तो आपका ये वाला पार्ट मान लो a डैश और वो b डैश, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्टेड मतलब जो वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होके जा रहा है। अब आप यहाँ पे नॉर्मल बना सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहां पे नॉर्मल बना सकते हो, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये भी आर ही होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका आई है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये हो जाएगा आई। ये आर है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर। तो फिर मैंने क्या किया, साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है v1t, हाइपो कितना है ab डैश। उसी तरीके से साइन आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा v2t, और हाइपो कितना है ab डैश। दोनों को डिवाइड किया और अपना स्नेल्स लॉ आ गया। अब कोई डाउट है तो पूछो। ऋषिता कोई भी डाउट है, भूमित्र कोई भी डाउट है, कल्पित कोई डाउट है तो पूछो, किसी में डाउट आ रहा है हमें? कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो इसमें। कामाक्षी कोई डाउट है? ओके कोई डाउट नहीं है। अब इसका उल्टा वाला पार्ट करते हैं। उल्टा वाला पार्ट मतलब कौन सा पार्ट, अपन अभी कहां पे आए, रेरर से डेंसर। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, डेंसर टू रेरर के लिए क्या करेंगे, डेंसर टू रेरर। मान लो आपकी लाइट रेरर से डेंसर नहीं जा रही है, मान लो डेंसर से रेरर आ रही है, तो देखो क्या करेंगे, देखो समझना, सर समझना इस चीज को। सपोज करो कि ये आपका सेपरेशन है, ठीक है? मान लो ऊपर वाला n1, नीचे वाला n2, डेंसर मतलब ऊपर डेंसर है, तो n1 ग्रेटर देन n2, तो v2 ग्रेटर देन v1, ठीक है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डेंसर टू रेरर, तो ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेरर है, ठीक है? सेम करेंगे, पूरी मैथमेटिक्स सेम है, खाली डायग्राम अलग होगा। तो मान लो कि ये कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, ए बी। तो यार ए तो पहले ही पहुंच चुका है यार, ए तो अभी रिफ्रैक्ट हो जाएगा, पर इस बी को तो पहुंचने में टाइम लगेगा। तो मान लो कि बी जब तक वहां पहुंचा, बी डैश, तो मान लो ये है v1t, तो तब तक क्या होगा, आपका ए पहले से ही दूसरे मीडियम में जा चुका है, लेकिन यहां पे v2 ग्रेटर देन v1 है, तो नीचे वेलोसिटी ज्यादा है, तो आपका जो ए होगा वो ज्यादा चलेगा। तो मान लो ये v2t, तो ये आपका ए डैश हो गया। मतलब जब बी डैश रिफ्रैक्ट होगा, तो पहले से ही ए डैश यहां पहुंच चुका है, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सेम, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है, जो पहले किया वैसा का वैसा। ये आए, तो ये होगा 90 माइनस आए, तो ये हो जाएगा अपना आए, और सेम ये आपका आर, 90 माइनस आर, और ये आर, बाकी सब कुछ सेम है, डिट्टो वैसा का वैसा ही है। तो साइन आई हो जाएगा v1t अपॉन ए बी डैश, और साइन आर हो जाएगा तुम्हारा v2t अपॉन ए बी डैश। आप इन दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, और v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा,
n2 अपॉन n1, तो आ जाएगा आपका n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। बस तुम ध्यान क्या रखना, अगर रेयर से डेंसर है तो नीचे वाली को छोटा रखना, डेंसर से रेयर है तो नीचे वाली को लाइन को बड़ा रखना, और यहां पे इस आर को बड़ा बनाना है ना, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहाँ पे आर विल बी ग्रेटर देन आई, उसमें आई विल बी ग्रेटर देन आर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया स्नेल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ हुइगन्स प्रिंसिपल। लिख लो अपनी कॉपी में। मम्मी करेक्ट ला रही है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर दोनों यस केस सर। सबको क्लियर है? तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि यूजिंग हुइगन्स प्रिंसिपल प्रूव स्नेल्स लॉ, तो आपको कैसे प्रूव करना है? कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई भी डाउट है? कामाक्षी, भूमित्र, ऋषिता, हेतल, कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो, वैसे भी ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज दूंगा और लिख भी तुम्हें लेना ही है। नेक्स्ट लिखो, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आप लिखना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हुइगन्स प्रिंसिपल। तो हुइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके अपने को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, अब तुम सब ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से देखना। मान लो कि ये आपके पास कोई मिरर है, सपोज करो कि अपने पास ये कोई मिरर है, ठीक है, और मान लो कि अपने पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, मान लो कि अपने पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और मान लो कि वो वेव फ्रंट यहां पे ऐसे पहुंच रहा है, इस तरीके से, मान लो वो आ रहा होगा इस तरीके से पहुंचा, ठीक है। तो मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और मान लो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आई। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पे आपका ए वाला पार्ट तो पहले ही मिरर पे पहुंच चुका है, पर बी वाले पार्ट को अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। तो जब तक तुम्हारा बी वाला पार्ट पहुंचेगा, जब तक आपका बी वाला पार्ट पहुंचेगा, मान लो बी वाला पार्ट बी डैश, तो मान लो ये कितना आ जाएगा, v इंटू टी, क्योंकि मान लो कि इस मीडियम में वेलोसिटी क्या है, v आपको दे रखा है वेलोसिटी इन मीडियम, और यहां पे तो आपका मीडियम चेंज कर ही नहीं है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब तक बी वाला यहां पहुंचेगा तब तक आपका ए वाला पहले से रिफ्लेक्ट होकर आगे आ चुका होगा, आपका जो ए वाला पार्ट है वो पहले ही रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच चुका होगा, ए डैश। तो मान लो कि ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और मान लो ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल है आर। एक बार बना लो इसको। तो ए भी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो देखो ए जैसे ही ये पहुंचेगा ए तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर बी को पहुंचने में टाइम लगेगा, तो ये भी v इंटू टी होगा, क्योंकि बी जितने टाइम में यहां तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में ए यहां तक पहुंचेगा, तो ये भी v इंटू टी, वो भी v इंटू टी। तो ये आपका आई है, बना लो इसको अपनी कॉपी में एक बार। तो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए डैश बी डैश जो है ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, बना लो इसको अपनी कॉपी में एक बार। तो जिस टाइम में, जितने टाइम में बी बी डैश तक पहुंचा, आपका जो ए है वो पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो ए उतने टाइम में कहां पहुंच जाएगा, ए डैश तक। तो ए से लेके ए डैश की दूरी भी v इंटू टी, बी से लेके बी डैश की दूरी भी क्या है, v इंटू टी। ये एंगल आपका 90 होगा, ये एंगल आपका 90 होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका आई है, ये तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका आई।
उसी तरीके से ये r है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस r, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका r। अब तुम ध्यान से देखो, आपका जो ट्राइंगल ए बी बी डैश है, दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखना, बी डैश ए। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि देखो आपका ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, उसी तरीके से आपका जो ए डैश है वो आपका बी बी डैश के बराबर है। और ध्यान से देखो आपका एक एक एंगल 90 डिग्री दोनों में है। ध्यान से देखो, ए बी डैश इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो अगर दो साइड और ट्राइंगल बराबर है तो सिमिलर है, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो सारे साइड सारे एंगल भी बराबर होंगे, तो आई किसके बराबर हो गया, आपका आर के बराबर हो गया। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। तो ये आपका प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हुइगन्स प्रिंसिपल है। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। आप देखो, एक तो ए बी और ए डैश बी डैश बराबर है, एक आपका ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो दो साइड बराबर है और बीच का जो एंगल है वो बराबर है, तो मतलब आपके ट्राइंगल सिमिलर हुए। और सिमिलर ट्राइंगल में तो सारे एंगल सेम होते हैं, सारी साइड सेम नहीं होती, याद रखना, सारे एंगल सेम होते हैं। तो आई किसके बराबर आ गया, आर के। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हुइगन्स प्रिंसिपल, कोई डाउट है इसमें तो पूछो प्लीज यार। इसको बना लो अपनी कॉपी में। कोई भी डाउट है तो पूछो, तो बना लो इसको अपनी कॉपी में। मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार इसको। बी डैश पे 90 माइनस आर, ये ऋषिता ये आर है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 90 माइनस आर होगा, ओ करेक्ट करेक्ट, तो ये आर आ जाएगा। ठीक है, देखो वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने क्या किया, ताकि तुम्हें याद हो जाएगा। तो सपोज करो, आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको नीचे एक एक मिरर बनाना है, ठीक है, ऐसा मिरर बना देना। फिर क्या करना, फिर यहां पे आप एक प्लेन वेव फ्रंट ले आना ऐसे, तो ये आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी। तो ए तो अभी रिफ्लेक्ट हो चुका है, बी पहले मिरर तक पहुंचेगा फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो मान लो बी पहुंचा बी डैश तक, तो मान लो ये वी इंटू टी, तब तक आपका ए पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुका है। मान लो ए रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गया, मान लो आपका जो ए है वो रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गया, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश, और ये भी कितना आ जाएगा वी इंटू टी। तो ये तो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से यहां पे बनाना, ये तो हो जाएगा आई, तो ये आई है, तो आपका ये कितना आ जाएगा 90 माइनस आई, तो ये पूरा कितना आ जाएगा आई। उसी तरीके से ये आर है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस आर, तो ये पूरा कितना आ जाएगा आर। फिर इन दोनों ट्राइंगल को तुम्हें सिमिलर, तुम वहां पे एग्जाम में लिख दोगे ना बहुत ट्राइंगल है सिमिलर, तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों सिमिलर है तो आप क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू आर लिख सकते हो, लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है आप तो आप पूछ सकते हो यार। नहीं सर, क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछो बाकी।
सर ये वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो ना। देख यहाँ पे रमन तूने अभी ज्वाइन किया है क्या? रमन तूने अभी ज्वाइन किया है तो फिर इसको मत समझ, फिर तू रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ इस चीज को। मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? देखो तुम्हें याद क्या रखना है, देखो एक अपन ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें एक गलती मत करना पढ़ना क्वेश्चन में कि आपको डेंसर से रेयर पूछा है कि आपको रेयर से डेंसर पूछा है। और तीसरा रिफ्लेक्शन में याद रखना कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट टकराती है और बाउंस बैक करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको इन दोनों ट्राइंगल को लिखना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और आई किसके बराबर है, आर के। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरीके से स्नेल्स लॉ को यूज करके हम लोग क्या प्रूव करते हैं, स्नेल्स लॉ को यूज करके हम लोग प्रूव करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी ह्यूगन्स प्रिंसिपल को यूज करके हम क्या प्रूव करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई डाउट है इनमें तो आप पूछ सकते हो यार, और कोई डाउट नहीं है तो जो पुराने डाउट्स है अब मैं वो सॉल्व करा रहा हूँ, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं, देखो एक क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, अब भी किसी के डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, उसको देखना तुम लोग। अच्छा देख ऋषिता, एक नीचे वाला क्वेश्चन देख कैसे सॉल्व करेंगे आप, तुम सब भी नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। देखो नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं तुम्हें उसका इंटीग्रेशन तक पहुंचा देता हूं। देखो तुम समझना नीचे वाला क्वेश्चन है क्या। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर infinite long lines of charge have charge per unit length as lambda 1 and lambda 2 are located in air at a distance a from each other। तो मान लो कि आपका एक लीनियर चार्ज तो यहां पड़ा हुआ है, और मान लो आपका एक लीनियर चार्ज जो है, मान लो वो यहां पड़ा हुआ है। मान ले कि तेरा एक लीनियर चार्ज लैम्डा 1 यहां पड़ा हुआ है, एक लैम्डा 2 यहां पड़ा हुआ है। मैंने ऐसे क्यों बनाया, देख क्वेश्चन ध्यान से पढ़। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों लीनियर चार्ज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देख एक मैंने इस तरीके से बनाया, मान ले इस तरीके से पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक अपना देख प्लेन में पड़ा हुआ है। तो मुझे पता करना है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, और अपने को दे रखा है कि ये डिस्टेंस ए है। तो देख इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, देख सपोज कर कि मैं यहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूं dx, ठीक है, और मान ले कि ये डिस्टेंस है तेरी r। तो लैम्डा 1 से ये पॉइंट कितना दूर होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय आर। तो इस लैम्डा 1 के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देख 2k लैम्डा 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये इसको रिपेल का करेगा इधर की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से रिश्ता ध्यान से देखना, इधर भी आर दूरी पे आप एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना, तो ये इसको रिपेल का करेगा इधर की तरफ। तो इसके दो कंपोनेंट निकाल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसके भी दो कंपोनेंट निकाल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ध्यान से देख दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। तो मान ले ये ई है, और मान ले ये भी क्या है अपना ई, और मान ले कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा। तो तेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2e साइन थीटा। तो वो कितना आ जाएगा, 2e कितना है, 2k लैम्डा 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, a अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा तेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तेरा नेट फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स क्या होता है, QE। तो चार्ज कितना है, देख छोटी सी लेंथ dx है, तो उस पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा 2 dx, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 4k लैम्डा 1 a, और नीचे कितना आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको dx मत पुट करना, dr पुट करना। अब तेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां, आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके इंफिनिटी तक। बस यहां तक आप पहुंच सकते हो, क्योंकि इसके आगे तुम सॉल्व नहीं कर सकते रिशिता, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस से, है ना। बट इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऊपर वाला तो आसान है, मानता हूं मैं, नीचे वाला तुम्हारे लिए आउट ऑफ स्कोप है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आता है। जिनके पास मैथमेटिक्स है वो ये इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है,
केस और कांस्टेंट है, लैम्डा 1 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। अब कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो यार। नहीं सर क्लियर है। ओके देखो अब तुम ध्यान से सुनो। देखो आज की क्लास में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा, हुइगन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करते हैं। एक ये अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस पे जाएंगे। पर एक टॉपिक अपन लेंगे न्यूक्लियर फोर्स, है ना, वो 2-3 दिन से ड्यू चल रहा है अपना, तो एक टॉपिक लेंगे अपन न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। चलो ओके यार, ये लिख लेना, हुइगन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ वाले वो तीनों तीनों जो है ना ड्राइंग वो इंपॉर्टेंट है, तीनों अपनी कॉपी में उतार लेना। मैं तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ अभी, तुम्हें डाउट है तो तुम मुझसे देख भी सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। चलो ओके यार।